ठीक है। यानी कि आज की टॉपिक जो है यानी कि क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कल की क्लास में वैसे हमने थोड़ी बहुत चीजें बात की थी आयनाइजेशन एनर्जी की, कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, और उसके बाद सक्सेसिव एनर्जी तक हम लोगों ने यानी कि जो है बात किया। याद हो तो यानी कि मैंने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस से, उसको हम लोग क्या कहते हैं यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत है, तो मुझे एक बार मैं फिर से आज आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई एक एटम है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इससे एक इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या कर लूं, यानी कि जो है निकाल लूं। ठीक है। अब मैंने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि आयन में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये जनरली जब भी निकलेगा यानी कि क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस सेट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। यानी कि आइसोलेटेड का मतलब होता है जब उसमें कोई भी चीज अकेला अकेला जब पाया जाएगा, तो इस केस के लिए हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल शब्दों में मैं कहूं कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आपको मैंने ये भी बता दिया था कि जैसे हमारे पास यानी कि क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक, और इसका जो यानी यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपको मैंने डेल्टा ऐसे दो तरह के बताए थे, एक एंडोथर्मिक बताया था, एक एक्सोथर्मिक बताया था। एंडोथर्मिक में यानी कि क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको नेगेटिव साइन लेते हैं, एंडोथर्मिक को यानी कि क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। आपको मैंने जो है यानी कि बताया था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। यानी कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने की। मैं इसको फिर से समझा देता हूं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ई। ठीक है। मेरे पास कोई क्या है, एक एलिमेंट है ई, और मैंने इसको क्या करा, एनर्जी दिया। बिना एनर्जी को तो दे निकलेगा नहीं, यानी कि क्या दिया आपने, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दिया। अब जो एनर्जी दिया तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, इसकी कुछ ना कुछ आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। सक्सेसिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना। जैसे आप क्या करते हो अपनी लाइफ में, जैसे क्या कर रहे हो यार, मैं जैसे कहूँ आप हर समय यानी कि सक्सेसिव क्लासेस बढ़ते जा रहे हो, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, और अब 11 से 12 जाओगे, फिर 12 से यानी कि कहाँ चले जाओगे, जेई में चले जाओगे। ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन से यानी कि हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया लिया। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब कोई भी आदमी किसी को देता है तो यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। आप इसको यहाँ से ऐसे यस समझ, सर। हाँ, कि मैंने कहा था कि कोई भी अगर जैसे आपने मुझे पैसे उधार दिया तो आप यानी कि पॉजिटिव हो गए, मैंने लिया मैं नेगेटिव हो गया। यानी कि इस प्रकार से आपको याद भी रखना है कि इसके अब ये सक्सेसिव है, यानी कि इससे फिर से मेरे को उधार लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी से तरह से मैंने कहा कि इससे मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, यानी कि कितना हो जाएगा, ई प्लस प्लस, और साथ में यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3। अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में कहाँ दिक्कत आएगी, आप लोग बताइए कहाँ पे मेरे को जो है सर थ्री इलेक्ट्रॉन में। निकालने में जो है यानी कि दिक्कत आएगी, किससे निकलने में इलेक्ट्रॉन दिक्कत सर आएगी। सर थर्ड थ्री। आयनाइजेशन हाँ, थेरेपी से। यानी कि आपको मैंने कहा था कि मैं कह रखा था कल, आपको एक कहानी भी बताया था कि अगर जब मुझे पेन बेचना हो कि इससे राइटिंग आपकी जो है बहुत सुधर जाएगी, मैं एक बार बिलीव करूंगा। यानी कि फर्स्ट में यानी कि सपोज करो कि कुछ एनर्जी निकली, यहाँ पे सपोज करो कि मैंने कहा 10 किलो जूल निकली। अब मैं चाहता हूँ कि फिर से दोबारा पेन बेचूं तो मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेरे को अब कितना लगेगा, 20 किलो जूल। अब मैं फिर से चाहता हूँ तो यानी कि 30 किलो जूल। यानी कि इस प्रकार से आपको क्या होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। खैर, ये मैंने ऐसे डाटा लिखा इसलिए जो है आपको मिटा दे रहा हूँ। यानी कि याद रखना कि सक्सेसिव एनर्जी जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे
उतना ज्यादा यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव एनर्जी। अगर फैक्टर की बात करें, किन किन फैक्टर पे यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्टर अफेक्टिंग, यहाँ पे सक्सेसिव आयनाइजेशन हटा के मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग लिख देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर लिख देता हूँ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और अब यहाँ पे हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि कौन कौन सा जो फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो पहला तो यानी कि क्या होता है, यानी कि साइज होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप लोगों को सुनिएगा, फिर उसके अनुसार से जो है आंसर कीजिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब बताओ कि मैं आपको समझाता हूँ कि जहां पे मैं एक रियल लाइफ से समझाता हूँ। ठीक है, मान लो कि एक घर है, उस घर में यानी कि 10 बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे समझा रहा हूँ, पहले जमाने की कहानी बता रहा हूँ, आजकल तो दो ही से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अब एक घर में यानी कि अभी का समय है, यानी इसको जस्ट अपोजिट लिखता हूँ ना, ताकि कि जो है एक घर है जिसके अंदर यानी कि क्या है कि मेरे पास यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 बच्चे हैं। एक घर है जिसके अंदर यानी कि क्या है, 10 बच्चे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए आपको यूज कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो चाहिए, यही तो चाहिए। यानी कि ये अगर आपको बताओ कि जहां पे जितना ज्यादा बच्चे होंगे या ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना बड़ा सेल होगा, वहां से आसानी से, क्यों, क्योंकि इनकी उतनी पहुंच नहीं हो पाएगी। अगर ये 2 सेल है, क्योंकि एक में 2 आएगा, दूसरे में कितना आएगा, यानी कि 8 आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यस सर। ये यहां से उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो ये फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। जिस घर में अगर जो 2 बच्चे हैं, तो उस घर से आप बच्चे मांगोगे तो वो नहीं देगा। लेकिन आप जिस घर में यानी कि 10 बच्चे हैं, तो कहेगा कि ठीक है, एक बच्चे को ले जाता हूँ, कहेगा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक नहीं 2 ले जाओ फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, फिर खिला के दो, यानी कि क्या कर देना, शाम में लेते आना। तो यानी कि जिनकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। दूसरा रीजन, अब यहाँ पे हम केमिस्ट्री के अनुसार से समझे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे न्यूक्लियस से दूर होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, यानी कि क्या लगेगा, कम लगेगा। ओके, अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि उसको उतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से निकल जाएगा। तो वही कहता है आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज, यानी कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो साइज क्या हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। जिसकी साइज ज्यादा होगी, तो यानी कि एनर्जी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे साइज बड़ा है, यानी कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और साइज यहाँ पे क्या है, इंक्रीज है। अभी बस इतना सा बात याद रखना कि ओवरऑल यहां से मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसकी जितनी बड़ी साइज होगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना कठिन होगा। जिसका साइज जितना छोटा होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा होगा तो आसानी से निकल जाएगा, छोटा होगा तो यानी कि क्या होगा, बड़ा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जस्ट याद रखना कि जैसे ही हमारे पास नजदीक में होते हैं, तो किसी को हम लोग अगर, जैसे कि मैंने कहा 2 बच्चे हैं यहाँ पे जो है, 2 और 8 बच्चे हैं, यानी कि इनके पास ज्यादा बच्चे हैं, तो जिस कारण से क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटके रहेंगे, न्यूक्लियस से काफी दूर रहेंगे, जिस कारण से यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बस सिंपल सी बात याद रखना कि साइज बड़ा होगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या देनी पड़ेगी, कम देनी कम पड़ेगी। सर। क्यों, क्योंकि उसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1 बाय इसके हो जाएगा। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, अगर जिसका न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होगा, जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे समझाने के लिए आपको लेता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, अब अगर तो मुझे बताइए कि जैसे जैसे इधर साइड जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि इधर क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो यानी कि जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको खींच के रखेगा। अगर जब उसको खींच के रखेगा तो यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वही कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि जेड पे। जिसकी जितनी ज्यादा जेड होती चली जाएगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा। ये जेड बेसिकली क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ये क्या है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ओके, ये जो है याद रखिएगा, सर जेड इफेक्टिव। तो सर एटॉमिक नंबर नहीं होता सर। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे जेड जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर है हम, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसके सेंस में बात कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर। अब जेड कहोगे तो जेड तो ऐसे भी नीचे बढ़ जाएगा, लेकिन हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं इस प्रकार से बात कर रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिर्फ जेड के बढ़ जाने से जरूरी नहीं है कि वो जो है यानी कि आयनाइजेशन, जैसे कि अभी बताऊंगा नीचे की ओर जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है। आपको यस सर। बेसिकली ओवरऑल आयनाइजेशन के लिए क्या देखना है कि न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर जब कम लगेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये ओवरऑल आपको बात याद रखना है। यानी कि जैसे जैसे खुद सोचो कि यहाँ पे अब देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल एकदम क्लोज क्लोज होगा। आपको मैंने बताया था कि इधर साइड चलते तो रेडियस छोटा होता है, रेडियस छोटा होगा तो न्यूक्लियस के पास हो जाएगा। और अगर जब न्यूक्लियस के पास होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। और अगर जो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा जो है मुश्किल हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं यस है? सर। ओके, नो सर। थर्ड वन जो सबसे नो मोस्ट सर। इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थर्ड वन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही बात है। ठीक है, यानी कि जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, वो स्टेबल है। अगर स्टेबल होगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? नहीं। नो नो सर। नो सर। सर। क्यों नहीं देना चाहेगा भाई, क्योंकि मैं स्टेबल हूं। मैं क्यों दूं, मैं अनस्टेबल हूँ तभी तो लेन देन का प्रयास करूंगा। अगर यस सर। हाफ फील्ड की बात करो तो यानी कि क्या होता है, S1, ठीक है, P3, D5 और F यानी कि क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे फुलफिल्ड की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, S2, P6, D10 और F यानी कि जो है कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कभी भी याद रखना कि हाफ फील्ड फुल फील्ड का केस आ जाए तो आपको सावधान हो जाना है। ध्यान रखना कि अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा ना तो नॉर्मल से वो ज्यादा यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि क्या लगेगा, निकालने में लगेगा। मैंने क्यों कहा, क्योंकि स्टेबल है। अगर जो स्टेबल, जैसे मैं कहूँ कि मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरे जो है सरकारी नौकरी लगी, अब मेरे से तुम कहोगे कि ये दे दो, क्या मैं देना चाहूंगा, क्या नहीं, मेरे को कोई जरूरत नहीं तुम लोगों से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जो कोई सरकारी आदमी होता है वो कहता है मेरे को कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों से, क्यों, क्योंकि वो कहता है मैं तो खुद स्टेबल हूँ। अगर जब मैं स्टेबल हूँ तो मेरे को कोई लेना देना तुमसे नहीं है, तुम मेरे पास आओगे। कभी भी देखना सरकारी आदमी किसी के पास नहीं जाता, उसके पास लोग जो है एक रिलेशन बना के रखते हैं कि इन केस मेरा कोई काम पड़ेगा तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड होगा तो वहां पर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि स्टेबल है, स्टेबल कंपाउंड की एनर्जी वैसे भी कम होती है और उससे आप जो है यानी कि क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है। ओके, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब देखो, पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन इफेक्ट और सबसेल इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये एस है और ये पी है
ये डी है, ये एफ है, ठीक है, एफ डी पी एस, ठीक है। यानी कि क्या है, एस पी डी एफ है। यानी कि आप मुझे बताओ कि जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसको एनर्जी क्या लग रहा होगा, यानी कि वो ज्यादा अंदर की ओर खींच रहा होगा। जो यस सर। बाहर की ओर होगा तो यानी कि वो क्या कर रहा होगा, उतना ज्यादा न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एस का इलेक्ट्रॉन है तो बहुत तेजी से यानी कि न्यूक्लियस की ओर जाना चाहेगा, जिस कारण से इसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी कि क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगर इस सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं ना, कि आप लोग पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब समझना क्लोजनेस है। जो जितना ज्यादा क्लोज होगा किसके, न्यूक्लियस की, उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा है। कई जगह आपको ऐसे समझाया जाता है, लेकिन आप मेरे अनुसार से चलोगे कि सिंपल अगर जब मैं समझाऊं कि जो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी होगी। दूसरी बात, ये जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है ना, हमेशा सेम यानी कि ऑर्बिट के लिए लगाना। ऐसा नहीं है कि 3p और 4p के लिए आपने जो है लगा दिया, नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट कंपेयर ओनली सेम ऑर्बिट। यानी कि सेम ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 2s और 3s में करोगे, नहीं। 2s है तो यानी कि सेकंड वाले में ही करोगे। जैसे मैं कहूं, मेरे से पूछा जाए कि बताओ कि 3s, 3p और 3d, इसमें पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी? 3 सर। 3d की होगी। क्यों? यस सर। अच्छा सॉरी, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा मैंने पूछा, कम नहीं पूछा है। ज्यादा होगा तो यानी कि किसका हो जाएगा, 3s की। यानी यस कि जो सर। सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, एस की, फिर पी की, फिर 3d की। अगर मैं कहूं कि 4d और 3d में क्या कंपैरिजन हो सकता है क्या? नहीं। यानी कि जब भी पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करोगे तो हमेशा जो है यानी कि सेम ऑर्बिट या सेम सबसेल के में कंपैरिजन करना, कभी भी अलग अलग नहीं करना। दूसरी बात, आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट पूछा जाएगा कि बताओ कि किसकी ज्यादा है, आपको तो वैसे तो सबसे ज्यादा यही याद रख लेना। सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो किसमें होता है, एस में होता है, यस फिर किसमें सर। होता है, पी में होता है, फिर किसमें होता है, डी में होता है, फिर किसमें होता है, यानी कि एफ में होता है। एफ। ओके। अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर जब मैं समझाने का प्रयास करूं तो क्लोजनेस ऑफ यानी कि न्यूक्लियस, जो जितना ज्यादा यानी कि क्लोजनेस ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्लोजनेस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ न्यूक्लियस, जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा उसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई? किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता, पूछ लीजिए। अगर आपसे पेनिट्रेशन इफेक्ट के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको जो है बना लेना, ठीक है। अब देखो, यानी कि हम बात करते हैं अलोंग पीरियड, अलोंग पीरियड तक। खैर, आपको मैं यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ कि हाइड्रोजन और हीलियम में सब आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बताइए। सर हाइड्रोजन। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब मैंने ज्यादा पूछा है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अब जो स्टेबल होगा उससे यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, नहीं। यानी कि हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। इनफैक्ट इन आवर पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसकी होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती फ्लोरीन। है, हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, इन द पीरियोडिक टेबल, इस बात को याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, इज हीलियम। यस सर। ठीक है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर के तो वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल इज हीलियम। कहोगे सर क्यों? हमने कहा कि जितना छोटा साइज होगा उतना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। क्यों? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस काफी उसको एकदम पकड़ के रख रखा होगा। अब मैं कहूं कि मैंने कहा कि जैसे किसी घर में अगर जो एक बच्चा है
वहां से बच्चे को आप अगर जरा से उसकी माँ के आंखों से ओझल हो जाएगा तो माँ पूरा रोने लगेगी, पूरा घर को छटपटा देगी। लेकिन अगर जिन घर में 2-3 बच्चे हैं तो एक बच्चा अगर इधर उधर भी चले गया तो माँ कहती ठीक है देखते हैं, हो जाएंगे। लेकिन जिसके घर में एक ही बच्चा हो तो यानी कि वो क्या करेगा, यानी कि पूरा परेशान हो जाता घर, यानी कि पूरा जो है हर जगह घूमने फिरने बाकी सब लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि याद रखना कि इसकी साइज बहुत छोटी होती है, जिस कारण से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहता है। अब अगर जब निकलना नहीं चाहता है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जिस घर में एक बच्चा है उस घर के बच्चे को आप कहोगे कि मुझे दे दो, मैं खिलाने के लिए ले जाऊंगा, तो वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने खिलाओ। अगर जैसे उसकी नानी मम्मी या और कोई भी मामा मामी लेके जाना चाहेंगे तो नहीं देगी, बहुत ज्यादा कंडीशन लगाएगी। इसका जो है सुबह पहुंचा देना, शाम में पहुंचा देना, इस टाइप की बातें वो बताएगी। तब अगर इनकेस देना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी ज्यादा लगने की। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि जिसकी जितनी ज्यादा छोटी साइज होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। अगर जब मुश्किल होगा तो आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क ज्यादा किस सेंस में करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी जो है आपको क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके, मेरे ख्याल से ये बातें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम यानी कि बात करते हैं यानी कि पीरियड 2 में। अब मुझे बताओ कि पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट है, तो बताना चाहोगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। और नियॉन। यहीं पे लिख देता यस हूँ, सर। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, दिख रहा है? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ, इधर थोड़ा नजदीक कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा तो किसमें लगेगा, यानी कि एनर्जी निकालने के लिए नियॉन की लगेगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है। दूसरा, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, यानी कि लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है निकालने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। 2p6। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये कैसा है और ये कैसा है, स्टेबल। यानी कि ये फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड है कि नहीं है, और ये क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फील्ड। ओके, यानी कि ये जो है क्या है, हाफ फिल्ड है। अगर मैं अगर जनरल की बात करूं, मैं इसको नेक्स्ट पेज में ऐड करके लिख दूंगा। अब मैं कहूं कि अगर जब मैं जनरल अगर जब ऐसे लिखता तो यानी कि इस डायरेक्शन में जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती, इंक्रीज होती, जनरल ट्रेंड। यही तो आप बुक में पढ़ोगे, यानी कि when we go from left to right then its ionization energy is increases because its radius is increases, oh sorry, सर radius is टॉप टू decreases। बॉटम भी इंक्रीज होती है। सॉरी शिवम, सर ऊपर से नीचे जाते सर तो भी इंक्रीज होती है सर आयनाइजेशन में। नहीं नहीं नहीं, ऊपर से नीचे की ओर जाते डिक्रीज होती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझो। आप सर अगर जब साइज मतलब जितना बड़ा होगा सर उतने अच्छे से सर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं सर। हाँ, उससे आसानी से निकाल सकते हो ना। मैंने क्या कहा कि जिस घर में आपके पास 10 पेन है, आपसे मैं एक पेन मांगूंगा तो आप आसानी से मुझे दे दोगे, लेकिन आपके पास एक पेन है तो यानी कि आप दोगे क्या, यानी कि मेरे को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब ज्यादा एनर्जी किस सेंस में, या तो फिर आपको कहूंगा किसी दोस्त को कि भाई उसका पेन जो छीन ले, या तो मैं क्या कहूंगा कि उसका चुरा ले जैसे कि कई सारे लोग करते हैं। यानी कि इस प्रकार से करूंगा, यानी कि आप अगर जब उससे 10 पेन है तो उससे आप मांगोगे तो एक दे देगा, लेकिन अगर उसके पास एक ही पेन है तो वो नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ताकत खींचना पड़ेगा, जबरदस्ती उससे खींचना पड़ेगा, छीन लेना पड़ेगा, तब तो यानी कि देगा। और अगर जो ताकत नहीं है तब तो फिर चोरी कर लेना पड़ेगा। तो यानी कि जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, और साइज इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम हो जाता है,
तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब देखो जनरल ट्रेंड की मैं बात करूं तो यानी कि होना चाहिए था नियोन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। लेकिन अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं, मैं लिख भी देता हूं, नियोन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर किसका होना चाहिए था, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का, फिर बेरिलियम का, और सबसे कम किसका होना चाहिए था, लिथियम का। बट ये जो है गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? सर नाइट्रोजन का होता है सर। हाँ, यानी कि ये जो है यानी कि क्या है, फुलफिल्ड है। अगर ये फुलफिल्ड है तो यानी कि क्या कर जाता है, जस्ट एक आगे जंप कर जाता है। यानी कि अगर जब बेरिलियम है तो यानी कि क्या हो जाएगा, अगर ये जो है यानी कि इधर जंप कर जाएगा। अब यानी कि नियोन की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की, फिर किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन की, फिर किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की, फिर किसकी हो जाएगी, कार्बन की। ठीक है, फिर यानी कि क्या कर जाएगा, बोरॉन से ज्यादा जंप कर जाएगा, बेरिलियम की, फिर बोरॉन की, और फिर किसकी हो जाएगी, लिथियम का। आप इसको याद रख लेना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्शन वाला। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रीजन बताया क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये फुलफिल्ड है। अगर फुलफिल्ड है तो यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो यानी कि इसके आगे आ गया, यानी कि बोरॉन से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी प्रकार नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से यानी कि क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। और जैसे आ जाएगा तो आप इसको सीक्वेंस में लिखोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये राइट तरीका है। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, आप इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सेकंड की हम बात करते हैं पीरियड थर्ड की। ठीक है, आपके लिए जो मैं पीरियड थर्ड के लिए निकालता हूं, पीरियड थर्ड। पीरियड थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट है, कोई बताना चाहोगे? सोडियम 12, मैग्नीशियम 13, एल्युमिनियम 14, सिलिकॉन 15, फास्फोरस 16, सल्फर 17, क्लोरीन 18, आर्गन। ठीक है, अब अगर जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक जनरल में लिख देता हूँ सोडियम के लिए, पहले 1s2, 2s2, और 2p6, और 3s1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3s1 और 3s2, और ये क्या हो जाएगा, 3p1, 3p2, और 3p3, 3p4, और 3p5, और 3p6, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि आपके पास यानी कि इस प्रकार से हो गया, यानी कि हमारे पास सोडियम के लिए क्या हो जाएगा, 3s1, मैग्नीशियम के लिए क्या हो जाएगा, 3s2, और एल्युमिनियम के लिए 3p1। ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास यानी कि ये जो है ये कैसा है, यानी कि फुलफिल्ड है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, हाफ फील्ड है, यानी कि ये जो है यानी कि क्या है, फुलफिल्ड है। ठीक है, यानी कि ये कैसा है, फुलफिल्ड है। और ये कैसा है, हाफ फील्ड है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर वो ज्यादा स्टेबल होंगे यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ये आप अगर जो जनरल ट्रेंड की बात करोगे, आपको बाकी जगह पढ़ोगे तो क्या कहता है कि आर्गन की जो सबसे ज्यादा होगी, फिर किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की, फिर किसकी हो जाएगी, सल्फर की, फिर किसकी हो जाएगी, फास्फोरस की, फिर किसकी हो जाएगी, सिलिकॉन की, फिर किसकी हो जाएगी, एल्युमिनियम की, फिर किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम की जो है। ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मैंने क्या कहा कि ये जो है यानी कि क्या कर जाएगा, ये जो है यानी कि क्या जंप कर जाएगा एक आगे, बस आपको क्या कराना है, एक यानी कि क्या करा देना है, जंप करा देना है, यानी कि आगे ले आना है। यानी कि आर्गन तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, जो स्टेबल है, ये तो सरकारी आदमी है, सरकारी आदमी से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब क्लोरीन है,
क्लोरीन भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये फास्फोरस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और बाद में यानी कि क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर एल्युमिनियम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। ये याद रखना, ये दोनों से मैं बता रहा हूं कि पिछले 7-8 सालों में हर बार इन दोनों से अगर जब क्वेश्चन होगा ना तो यहीं से होगा। आप इसको नोट करके लिख लेना कि जब भी आपके सामने अगर जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो यही एक्सेप्शन से पूछा जाता है। जैसे मैं अभी कई सारे आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, पूरी जनता जो है जनरली ये ट्रेंड याद करके जाती है, या जनरल स्टूडेंट जो होते हैं वो ये याद करके जाते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि वहां पे साइज डिक्रीज होता है। अगर जो साइज डिक्रीज होगा तो जिस कारण से यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होगा, न्यूक्लियस के काफी करीब होगा, और अगर जो न्यूक्लियस के काफी करीब होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, किन्हीं को कोई दिक्कत है? इस बात को मैं कह रहा हूं आप अपने कॉपी के टॉप हेड पे जरूर लिखना। जो चीजें मैं कह रहा हूं आप उसको ध्यान रखना। आप प्रीवियस ईयर के देखोगे, इस साल भी इसी पे क्वेश्चन आया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरली बच्चे तो ये याद करके जाते हैं कि इस डायरेक्शन में चलते हैं तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि इंक्रीज होती है व्हेन वी गोस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल या इन अ पीरियड। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि इधर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होने के कारण, और क्यों होता है, क्योंकि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड यानी कि स्टेबल होता है। अब स्टेबल से यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना जो है काफी मुश्किल होगा, जिस कारण से ये जो क्या करता है, इस प्रकार से ये शो करता है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप लोग, किन्हीं के मन में कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करते हैं। जनरली अगर जो मैं कहूं कि इन ग्रुप में बात करें तो जब हम लोग क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लिथियम, कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि क्या विजिबल हो जाए। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, और यानी कि जो सीजियम, यानी कि नीचे की ओर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बताइए क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज 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 होगा सर। डिक्रीज होगा। यानी कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था फैक्टर में कि रेडियस इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। आप ऐसे समझो कि एक बड़ा सा घर है और एक छोटा सा घर है, ये छोटा घर है, ये क्या है, बड़ा घर है। बड़े घर से यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल पे उतना अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा। अगर उतने अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा तो जिस कारण से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, काफी जो है आसान हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ पे कम हो जाता है। इन केस आपको ये बात याद भी रखना है कि इन द पीरियोडिक टेबल अगर जो सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है तो किसका होता है, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी in the periodic table, in the periodic table is periodic table is cesium। ठीक है, आपको मैंने फोटो इलेक्ट्रिक में भी बताया था, क्योंकि यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि सीजियम प्लेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए ये सीजियम के बात, नीचे फ्रेंडशिप नहीं होता लास्ट में क्या बोले बेटा? रेडियो एक्टिव सर। ओके। फ्रांसियम मैंने नहीं लिया ना, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ओके सर। हाँ मैंने सीजियम तिलक लिया है, फ्रांसियम नहीं लिया है। मैं अगर जब फ्रांसियम लेता तो चीजें होती, तब आप कहते कि सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हम तो रेडियो एक्टिव का लिए ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम ग्रुप 2 की बात करते हैं, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कोई बताना चाहोगे? बेटा, मांगे, बेरिलियम, कार, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कूटर, ट्रांसियम, बार, बेरियम, राजी। रेडियम। ठीक है, अब यानी कि इस डायरेक्शन में भी चलोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा,
कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। Increase. बस आपको ये दो बातें याद रखनी, पीरियड और टू के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, और कोई दिक्कत आपको नहीं आए। जैसे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यानी कि मुझे क्या करना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन ऑक्सीजन का निकालना है। सबसे पहले मैं यहाँ ऑक्सीजन लिखता हूँ, ठीक है, कि किसका ज्यादा है, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन का। सबसे पहले हम लोग यानी कि आयनाइजेशन का मतलब होता है, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ ताकि कि आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आए, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को पता है 1s2 2s2 और यानी कि कितना हो जाएगा 2p, ऑक्सीजन का 8 होता है तो यानी कि 4, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। अब मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं। अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो यहां से तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यानी कि O+ बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। सर ये नाइट्रोजन की होगी सर ज्यादा हाँ, आयनाइजेशन यानी एनर्जी। कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो जाएगी। यहां से भी मैं अगर जब बात करूं तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। लेकिन आपको बताओ कि ये कैसा है, हाफ फील्ड है, और हमने कहा हाफ फील्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ज्यादा अगर होती जो है। हाफ फील्ड की ज्यादा होगी तो यानी कि स्टेबल कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। अगर जब मुश्किल होगा तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट यानी कि जो किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट, नाइट्रोजन लिख देता हूं, नाइट्रोजन फर्स्ट वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, आयनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए अब हम यानी कि बात करते हैं सेकंड के लिए। यहाँ पे अब आपने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो अब जो है यानी कि क्या बचेगा इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 और 2p3। यहाँ पे क्या बचेगा कि 1s2, ठीक है, और यानी कि 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बचेगा। अब देखो ये हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो जाएगा तो ये आयनाइजेशन एनर्जी इस बार किसकी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि सेकंड वाले की ज्यादा हो जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर आयनाइजेशन फर्स्ट किसकी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन की, आयनाइजेशन सेकंड किसकी ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की। मैं यहाँ पे एक समरी करके लिख देता हूँ, यानी कि O++ साथ में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा N, सर ये और यानी कि इसी हमारे क्वेश्चन पास का कितना पार्ट हो है सर। जाएगा, प्लस प्लस साथ में एक इलेक्ट्रॉन। अगर जो देखो मैं यहाँ पे छोटे से टेबल में बनाऊं, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, अब 10 मिनट में बात करता हूँ, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट का, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ले लेता हूं मैं, यानी कि जो है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से यानी कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड है, ये कैसा है, हाफ फील्ड है, ठीक है। अब अगर जो हाफ फील्ड है तो यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, यानी कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसका ज्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन का। लेकिन सेकंड केस में देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन सेकंड और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N2 यानी कि जो सेकंड। अब देखो ऑक्सीजन यानी कि हाफ फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। अगर ये हाफ फील्ड होगा तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, और इसका जो है इस बार क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है सेकंड का ज्यादा हो जाएगा। इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। सर ये इसी क्वेश्चन का था सर। हाँ यूसुफ फिर से बोलिएगा एक बार, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर ये इसी क्वेश्चन का सर पार्ट है सर। हाँ, यानी कि उसने पूछा था आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, यानी कि किसकी जो है ज्यादा होगी, कंपैरिजन करना था, ठीक है। अब देखो यानी कि मेरे पास यानी कि क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड N+, यानी कि इसका बताना है। फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और यानी कि कितना हो जाएगा 2p3। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। आप लोग नाइट्रोजन का निकालोगे N+ का,
यानी कि 1s2 2s2 और 2p1। अब बताइए किसकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, बताइए। एन की सर। यानी कि वेरी गुड, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन प्लस। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये कैसा कंपाउंड है, हाफ फील्ड है, तो यानी कि हाफ फील्ड की जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि इसलिए हम लोग क्या सर करेंगे, एन प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी गलत होगी सर लास्ट में। ओके सर सॉरी, 2p2 ठीक है, ओके चलिए ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। चलिए अब No, देखो, sir. यानी कि प्रीवियस ईयर का ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग जेई मेंस जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन है, इसको कराते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि किसकी होगी। यानी कि देखो, आपको लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करोगे तो यानी कि या तो सबसे बड़ा साइज होना चाहिए। अब देखते हैं सबसे बड़ा साइज किसका होता है, ठीक है। खैर, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ऐसे ही बुक में दिया, आप मन में सोच रहे होगे क्या सर 2p6 है। मैं भी इसको 2 बार देखा तो यहाँ पे 2p5 था। खैर, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है। यहाँ पे देखो, ये तो नोबेल गैस है, ये तो हो नहीं सकता, ये हाफ फील्ड है, ये भी नहीं हो सकता। अब बात डी रही होगी सर। ए और सी में, ठीक है। यानी कि क्या रहा, ए और सी में हमने कहा कि जिसकी साइज बड़ी होगी उसका क्या हो जाएगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा अंडू करके जो सही से निशान मार देता हूँ, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर जिसकी साइज बड़ी होती है सर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी से कम नहीं होती। हाँ, कम ही है ना, पूछ रहा है ये, सर क्या पूछ आपने रहा है। पहले आई बोल दिया। अच्छा सॉरी, यानी कि जिसकी साइज बड़ी होगी, साइज जिसकी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। कई बार हो जाता है। यानी कि जिसकी साइज छोटी होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर जब पूछा जाता ज्यादा किसकी हो जाएगी तो यानी कि डी की हो जाती। यहाँ पे हमसे लोएस्ट पूछा गया तो इसलिए हमने क्या मारा, लोएस्ट। अब चलिए यहाँ पे बताइए, हाइड्रोजन हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन अल्कली मेटल ड्यू टू इट्स। अब बताओ कि सबसे ज्यादा जो है आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी अल्कली मेटल के बाद। क्वेश्चन समझ में आया या मैं फिर से मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आप लोगों को। हाइड्रोजन हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन अल्कली मेटल, यानी कि ग्रुप 1 को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अल्कलाइन। ग्रुप 2 को क्या कहते हैं, अल्कलाइन या अल्कली मेटल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। कहता है कि हाइड्रोजन हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, यानी कि ग्रुप 2, ठीक है। यानी कि जो है ग्रुप 2 के कंपैरिजन में यानी कि क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि साइज जो होता है कि इसका छोटा होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, लिथियम है, और यहाँ पे क्या है, यानी कि बेरिलियम है। सर ड्यू सर टू इसका स्मॉल साइज समान सर। साइज आएगा। हाँ, यानी कि हाइड्रोजन की साइज क्या है, छोटी है। यस सर, समान है। अगर जो साइज छोटी होगी तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात इन्होंने भी यस लिखी सर, है, हाँ। आयनाइजेशन है अल्कली मेटल से। क्यों, क्योंकि स्मॉल साइज होता है हाइड्रोजन का, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। किन्हीं को कोई यस दिक्कत है बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए मैं बना देता हूं, ये एक्सेप्शन वाला ग्रुप है, आप लोग बनाना चाह रहे हो। सर फर्स्ट। सबसे ज्यादा यानी कि आपको सर सबसे लास्ट पहले देखो सर। अरेंज करो, कैसे करोगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अगर जो होता तो यानी कि इस प्रकार से होता, यानी कि अगर जो जनरल ट्रेंड को फॉलो करते, हमारे पास क्या क्या दिया, बोरॉन, कार्बन, सर नाइट्रोजन। लास्ट अच्छा, सर। ये 3 दिया हमें तो हमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है आगे। यानी कि अगर जो होता सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होता, कार्बन का होता, और सबसे कम किसका हो जाता, बोरॉन का, यानी कि इसी प्रकार से होता।
लेकिन अगर जब बेरिलियम का देखो यानी कि कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, यहाँ पे जो है एक एक करके हम जो है चार। कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5 होता है, यानी कि 1s2, 2s2 और 2s1, ओहो 2p1। ठीक है, यानी कि ये हो जाता है। और यहाँ पे देखिए आपके पास यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 1s2, 2s2 और यानी कि कितना हो जाएगा 2p2, और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, अब ये तो मुझे पता है कि नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो किस में ऑप्शन है, ए, और यानी कि किस में है, यानी कि डी में है, और सी में भी है। ओके चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आपको मैंने कहा था कि बोरॉन और कार्बन और नाइट्रोजन में यानी कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, बोरॉन का हो सर जाएगा। सर फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन सर सेम है सर। अच्छा सेम है, ओके, तो यानी कि मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर देंगे, ए एंड डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस साइन कन्वेंशन, हो सकता है मेरे से साइन कन्वेंशन गलत हो गया होगा, एक इधर कर देना चाहिए था, मैंने इधर ले लिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बात करते हैं। तो आपको बस क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि चीजें जो है क्या पूछ रहा है, किस प्रकार से मैं जो है टेकल करना चाहिए। क्वेश्चन देखो, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम से यानी कि जो है क्वेश्चन लिया है, लेकिन आयनाइजेशन के फॉर्म में। यानी कि आपको मैंने कहा था कि फर्स्ट एक्साइटेड यानी कि ग्राउंड से फर्स्ट में जा रहा है। आपको याद हो फर्स्ट की कितनी एनर्जी थी, 13.6। अब इसको आपको क्या करना है, सेकंड वाले में लेके जाना है, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक ले जाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6। और जब देते तो यानी कि कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल को हटा देता हूँ बस समझाने के लिए क्या। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर सेकंड नो सर। एनर्जी लेवल की सर कितनी होती है सर? आप निकाल सकते हो एनर्जी की कितनी हो जाती है, 13.6 माइनस में इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। अब अगर से हाइड्रोजन के लिए कह रखा है यानी कि जेड तो 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 4, यानी कि 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, माइनस में 3.4 4 चौके 16, 3.4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3.4 के करीब करीब जो है आ जाएगा। ठीक है, आपको कितनी एनर्जी देनी होगी सेकंड में पहुंचाने है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, यानी कि इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी, जिस कारण से यानी कि जो है निकल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी कि द करेक्ट ऑर्डर इन विच फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। आप लोगों को बताना है कि किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ज्यादा है। आप लोग फटाफट से निकालिए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं ताकि कि जो है आप लोग निकाल सको। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस जे एडवांस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने सोचा कि एक बार जो है आप लोगों को करा दिया जाए ताकि कि आप लोग जो है यानी कि इसको जो है वो कर सको। ठीक है, चलिए मैं बना दूं या आप बना रहे हैं? सर हम बना रहे हैं। ओके बनाइए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। सर सी। सर सी। ओके, चलिए मैं बना देता हूँ। यानी कि सबसे पहले देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसका कितना है, यानी कि 8 19। बेरिलियम का कितना हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 हो जाता है। 4 सर। ठीक है, ओके। अब यानी कि हम जो यानी कि सबसे पहले तो देखो यानी कि जिसकी साइज, यानी कि अगर सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेता है। खैर मुझे पता है कि जब साइज का अंतर आ जाता है तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी कि सबसे कम किसका होगा, पोटासियम का होगा। यानी कि आपको मैंने क्या कहा कि जिसकी साइज जितनी बड़ी होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि सबसे कम तो किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। फिर यानी कि फिर साइज किसका है, सोडियम का, फिर किसका, यानी कि बेरिलियम का। यानी इसका राइट आंसर देखो कौन सा है, यानी कि जो है डी, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ओके,
आप लोग ये बनाइए क्वेश्चन नंबर जो है ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग। सी। ओके, क्या आ जाएगा? आपको याद हो हमसे क्या पूछ रहा है जनरली, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है अलोंग अ पीरियड, पीरियड का मतलब क्या हो गया, इस डायरेक्शन में इज इंक्रीजेज, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, वन विच इज नॉट एक्सेप्शन इज, यानी कि आपको यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होता है, बेरिलियम बोरॉन में होता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि Mg2 जो है सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं लास्ट में, यानी कि फुलफिल्ड हो जाता है। लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा केस नहीं बनता कि जहां पे यानी कि क्या हो जाए, यानी कि एक्सेप्शन की केस बात बन जाए। ओके, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी खत्म कर लिया। अब आयनाइजेशन एनर्जी के आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप उसको बनाइएगा। आज हम लोग यानी कि इंट्रोडक्शन देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है लव, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन से लव करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल और आइसोलेटेड गैसियस एटम, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी न्यूट्रल या आइसोलेटेड सिस्टम हो या आइसोलेटेड गैसेस एटम हो, उसको जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक एटम है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, अब यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डोनेट कर रहा हूं, मैं बड़ा साइज ले रहा हूं ताकि कि आपको समझ में आ जाए। अगर कोई भी बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल था, अब ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल होता है तो यानी कि एनर्जी बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी निकालोगे तभी तो यानी कि क्या हो जाएगा, निकल जाता है। जिस कारण से ये आप खुद सोचो कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसकी एनर्जी बढ़ाएगा, अगर जब एनर्जी बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। हमें स्टेबिलिटी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो जिस कारण से ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एनर्जी जो है यानी कि रिलीज करता है। ओके, यानी कि ये क्या कर जाता है, यानी कि एनर्जी जो है यानी कि रिलीज करता है। वही कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब, अगर जो सिंपल शब्दों में समझो कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद, आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट अपोजिट था, वहां पे क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जस्ट अपोजिट है। बात ध्यान से सुनना, यानी कि मैंने क्या कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या कहा था कि आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी, क्योंकि कोई भी तो चाहेगा नहीं, यानी कि न्यूट्रल है तो उसको आप एनर्जी दोगे तभी तो वो आयन में कन्वर्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो यह वही कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। खैर, मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी कि डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और वहीं पे यानी कि इसको जो हम लोग रखेंगे। ठीक है।